नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी के 7वें क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में समझा था, जाना था उसका बेसिक प्रीमाइस क्या है, ओवरव्यू क्या है। तो दोस्तों, आज उस ओवरव्यू जो आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझा है, हम आज की क्लास में एविडेंसेस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार एल्फ्रेड वेगनर ने अगर ये थ्योरी रखी सामने दुनिया के, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होंगे ना, कुछ तो एविडेंसेस होंगे जिसके वजह से उन्होंने ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं एविडेंसेस पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस जिनके बेसिस पे अल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया हिला देने वाली थ्योरी सबके सामने रखी। तो आइए आज की क्लास में जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत पाथफाइंडर पर करता हूं। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलता है। इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है जब भी आप प्लस, आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 1 साल या उससे अधिक की लेते हैं। तो दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि सबसे पहले वापस अगर मैं समराइज करूं तो उसका कहना था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये ओशन की जमीन के ऊपर ड्रिफ्ट करते हैं, यानी फ्लोट करते हैं। आपको दिखाया भी था ठीक वैसे ही जैसे मर्क्यूरी में लोहा फ्लोट करता है, कुछ वैसे ही कॉन्टिनेंट्स, जो कि अल्फ्रेड वेगनर का कहना था सियाल के बने हुए हैं, वो ओशन के ऊपर, जो साइमा का बना है उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर भी सुएज का मॉडल ही लेकर के आगे चले थे। ये सब तो हमने पिछले क्लास में देखा था। और उसी में उन्होंने कहा था कि हाँ भाई, कार्बोनिफरस टाइम्स में एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम था पैंजिया, और इसके चारों तरफ पैंथालासा एग्जिस्ट किया करता था। फिर करीबन 200 मिलियन साल पहले की बात है जब ये पैंजिया दो इक्वल हाफ में टूटता है, और इस प्रकार से नॉट एग्जैक्टली इक्वल लेकिन दो भाग में टूटता है, और इससे एक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट बनते हैं और एक सदर्न कॉन्टिनेंट बनते हैं। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का नाम होता है लॉरेशिया और सदर्न कॉन्टिनेंट का नाम होता है गोंडवाना लैंड। और फिर अगर आप देखें तो करीबन कहानी आगे बढ़ती है, 150 मिलियन साल पहले तक आ जाती है, जब आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका अपने लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड से टूट के वेस्टवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं, और फिर प्रेजेंट डे में कॉन्टिनेंट कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये सब बात आप अगर देखें तो अल्फ्रेड वेगनर ने हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताई है। पर दोस्तों, ये जो बातें थी ना, ये उस वक्त के जियोलॉजिस्ट का जो मानना था उससे बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल ही विपरीत बात थी, जिसको कहते हैं ना, पैराडाइम ही डिफरेंट था इसका। तो उस वजह से अगर ये इतनी अलग बात रखने का साहस रख रहे हैं तो उसके पीछे बहुत जबरदस्त एविडेंसेस होने चाहिए, ऐसे एविडेंसेस जो इररिफ्यूटेबल हो। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम इसी को जानेंगे कि अगर अल्फ्रेड वेगनर ने इतनी बड़ी बात रखी तो उसके पीछे उनको क्या ऐसे तथ्य मिले जिसके आधार पर वो ये थ्योरी बना सके। दोस्तों, यहाँ पे एविडेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पर यूपीएससी में सवाल मेंस में आता है कि क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस हैं, इसको बताएं। तो आइए एक एक करके हम सबको समझते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मुख्य रूप से हम 4 टाइप के एविडेंसेस देखने वाले हैं। पहला है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस, फिर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा जियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर हम देखेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एंड फाइनली हम देखेंगे कुछ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या मतलब है आप सब कुछ समझने वाले हैं, घबराइए मत। तो बस आइए एक एक करके चारों के चारों प्रकार के एविडेंसेस देखते हैं। पहला है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस। एविडेंसेस का मतलब है तथ्य। पैलियो का मतलब पुराना, क्लाइमेटिक का मतलब तो आप समझते ही हैं, यानी पुराने क्लाइमेट के आधार पे जो तथ्य निकले, जो पास्ट में जो क्लाइमेट्स थे उस क्लाइमेट के आधार पे जो तथ्य निकले, उसके अनुसार उन एविडेंसेस को कहा जाता है पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा ग्लेशियल टिलाइट डिपॉजिट का। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले क्लास में, जब ग्लेशियर्स चलते हैं तो साथ में मलबा भी उसके कैरी होता है। तो वो मलबा अगर आप देखें तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल टिल, कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो आप कहेंगे सर, ये तो नदियों से भी इस प्रकार से आप देखें तो डेब्रीज कैरी होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये नदी का मलबा है या ग्लेशियर का मलबा है। तो दोस्तों, कहानी बड़ी सिंपल है। जो नदी का मलबा होता है ना, वो सॉर्टेड होता है। उसमें आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से बड़े पत्थर पहले छूटते हैं, फिर मीडियम साइज के पत्थर आपको देखने मिलेंगे, एंड फिर आप देखोगे कुछ
फाइन पत्थर देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार की सॉर्टिंग होती है। लेकिन जब ग्लेशियर चलता है तो वो इस प्रकार की सॉर्टिंग नहीं करता। तो इसी प्रकार से कहीं पे फाइन मिट्टी भी दिखेगी, बड़ा पत्थर भी दिखेगा, सब मिक्स दिखेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो ग्लेशियर से लाया हुआ टिल है। तो ग्लेशियल टिलाइट डिपॉजिट से, यही टिल जब जम जाए तो उससे जो रॉक बनेगा सेडिमेंट्री रॉक, दैट इज कॉल्ड एज टिलाइट। तो ग्लेशियल टिलाइट डिपॉजिट्स हमको भारत में ओडिशा में तालचर में देखने मिले। इसके सिवा उनको ब्राजील में भी देखने मिले, साउथ अफ्रीका में देखने मिले, ऑस्ट्रेलिया में देखने मिले। तो अंटार्कटिका में भी बहुत पुराने टाइम का ग्लेशियल टिल उनको देखने मिला। तो इससे वो एक अनुमान लगाए ये तभी हो सकता है कि पास्ट में ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट कुछ इस प्रकार से जब ये पैंजिया बना रहे होंगे तो एक मेजर भाग ये सदर्न कॉन्टिनेंट्स का आप अगर देखें तो पोल्स के पास रहा होगा। तो इस वजह से ये इस प्रकार से यहाँ पे ग्लेशियर्स चला करते होंगे। तो यहाँ पे ग्लेशियल टिल देखने मिलता है। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में, इंडिया से लेके साउथ अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके अंटार्कटिका तक, तभी वहां पर ग्लेशियल टिल देखने मिलता है। नेक्स्ट उन्होंने पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस रखे, वो था कोल फील्ड। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जो कोल बनता है, तो कोल फॉर्मेशन का अगर आप प्रोसेस देखें तो दोस्तों कुछ इसके पीछे कहानी है कि करीबन 300 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर भी नहीं थे, उससे पहले की बात हो रही है, जाइंट प्लांट्स कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट किया करते थे। और वो जाइंट प्लांट्स हर जगह तो मिलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है वहीं पर मिलेंगे जहां पे आप अगर देखें तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन रहा हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहा हो, तो वहीं पर इस प्रकार के स्वैम्प वाले इस प्रकार के प्लांट्स एग्जिस्ट किया करते थे। फिर अगर आप देखें तो कुछ जमीन में इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कि जमीन में आप अगर देखें तो इस प्रकार से बीच में कहीं पर कुछ कुछ इलाकों में गड्ढा बनता है, जिनको आज के टाइम में हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो उस रिफ्ट वैली के बनने से जहां पे गड्ढा बन जाता है, वहां पे जाहिर सी बात है ये सारा का सारा जंगल कुछ वैली में नीचे दफन हो जाता है, वैली में नीचे चला जाता है। उसके ऊपर आसपास की जो भी नदी आती है वो कंटिन्यूअसली आके उसी के ऊपर सेडिमेंट्स वगैरह लाती है, पानी लेके लाती है, जमा करती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो जो प्लांट्स, डेड प्लांट्स थे, वो ओवर टाइम कोलिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करते हैं और हीट और प्रेशर में वो प्लांट्स कोल में तब्दील हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां पे कोल फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि पास्ट में वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप देखने मिलना चाहिए था। पर दोस्तों अंटार्कटिका, ब्रिटेन, यूएसए में एप्लेशियंस में कोल डिपॉजिट्स देखने मिल रहे हैं। तो इतने आप देखें तो टेम्परेट रीजन्स, पोलर रीजन्स में कोल देखने मिल रहा है। इसका यही मतलब होता है कि आज ये कॉन्टिनेंट भले टेम्परेट रीजन में है, आज भले ब्रिटेन टेम्परेट रीजन में है, आज भले यूएस का न्यूयॉर्क वाला जो रीजन है एप्लेशियंस, उसी के पास पेंसिल्वेनिया, तो वो भले आज टेम्परेट रीजन में है, आज भले अंटार्कटिका पोल्स के पास में है, लेकिन 300 मिलियन साल पहले ये कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कोल फील्ड देखने मिलते हैं। तो ये भी बताता है कि पास्ट में वहां का क्लाइमेट अलग रहा होगा, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मोबाइल हैं, ये ड्रिफ्ट करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं जियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाया कि ये जो अटलांटिक ओशन है दोस्तों, अटलांटिक ओशन में अगर आप देखें तो दोनों साइड अक्रॉस दी अटलांटिक ओशन आप अगर देखें तो सिमिलर टाइप के रॉक्स आपको देखने मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर सेम एज है, यानी कि शायद ये एक साथ बने होंगे, तो कभी ये लोग इस प्रकार से एक सिंगल कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे होंगे, ये कभी इस प्रकार से सिंगल कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे होंगे, बाद में ये दूर हो गए और इस प्रकार से ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए और इस प्रकार से ये रॉक्स ऑफ द सेम एज एक ही टाइम में बने थे, अब ये एक दूसरे से दूर दूर हो गए, लेकिन कभी तो साथ में रहे होंगे। तो वो इससे भी अनुमान लगाए, ये भी बताती है कि देखो पास्ट में कभी पैंजिया इस प्रकार से एग्जिस्ट किया करता होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जो एप्लेशियन माउंटेन है, एप्लेशियन माउंटेन अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है। ये जो एप्लेशियन माउंटेन है दोस्तों, उन्होंने कहा ये जियोलॉजिकली आयरलैंड में, यूके के वेल्स वाले रीजन में, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनसे जियोलॉजिकली बहुत सिमिलर है। तो ये भी बताता है कि इनकी फॉर्मेशन एक ही साथ कुछ हुई होगी। तो इस वजह से भी इससे पता चलता है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये एक साथ बने हैं, यानी कि इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री कभी सेम रही होगी और हो सकता है पास्ट में कभी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इस प्रकार से
सिमिलर एक साथ रहे होंगे, तभी दोनों वो पहाड़ एक साथ बने होंगे, एप्लेशियंस के भी और आयरलैंड के भी, और बाद में ये सेपरेट हो गए। तो कहे ये तभी हो सकता है। तो ये भी एक एविडेंसेस उन्होंने दिया। इसके सिवा उन्होंने एविडेंस दिया गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स का। तो उन्होंने कहा कि जो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं वो घाना में, वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, घाना में पाए जाते हैं, लेकिन जो गोल्ड बियरिंग वेन्स है वो ब्राजील में पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब होता यूं है ना कि जो गोल्ड होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से वेन्स में एग्जिस्ट करता है। ये जो गोल्ड दोस्तों वेन में एग्जिस्ट करते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए इस प्रकार से मिट्टी जमी हुई है, और धीरे धीरे मान लीजिए इसके ऊपर इस प्रकार से नदी चलना शुरू की। अब ये नदी जब चल रही है दोस्तों इस प्रकार से, तो वो धीरे धीरे इसको वेदर करना शुरू करेगी, इरोड करना शुरू करेगी। इरोड करते करते वो इस वेन को भी तोड़ के अपने साथ आगे बहा के ले जाएगी ना नदी, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप देखिए नदी में आपको इस प्रकार से ये जो गोल्ड बियरिंग वेन है या फिर जो भी वेन का मटेरियल होगा, वो मटेरियल नदी के साथ कैरी हो जाएगा और फाइनली नदी उसे जाके कहीं डिपॉजिट कर देगी। अब अगर लोहा होता तो जाहिर सी बात है उसमें जंग लग जाता, लेकिन गोल्ड है तो उसमें तो जंग लगेगा नहीं, और फाइनली नदी जहां पे जाएगी कहीं पर वो गोल्ड को जब नदी कैरी नहीं कर पाएगी तो गोल्ड को डिपॉजिट कर देगी। तो इसी को दोस्तों कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है ये तो अफ्रीका के घाना कोस्ट में मिलते हैं, लेकिन पास में ही कहीं गोल्ड बियरिंग वेन भी तो होना चाहिए ना। पर वो गोल्ड बियरिंग वेन तो भैया ब्राजील में देखने मिलता है, जो कि मीलों दूर है, मीलों दूर है, समुद्र ओशन पार करके अटलांटिक ओशन के दूसरे तरफ है। तो ये बताता है कि कभी ये दोनों इस प्रकार से साथ में एग्जिस्ट किया करते होंगे, और उस वक्त जो साउथ अमेरिका के ब्राजील में जो गोल्ड बियरिंग वेन था उसको नदी इस प्रकार से चला करती होगी, और वो सेडिमेंट्स यहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट यहाँ पर उसने डिपॉजिट कर दिया अफ्रीका में। तो ये भी उन्होंने तथ्य सामने रखा। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो अटलांटिक ओशन के अक्रॉस जो कोस्ट हैं आप देखेंगे तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सारे का जो मैप है ये परफेक्टली एक दूसरे से फिट हो जाता है। शायद आप लोगों ने बचपन में एक ये वाला पजल किया होगा, इस प्रकार से पजल हम लोग, शायद आपको याद होगा, जिसमें हम लोग इस प्रकार से पजल बनाते थे और इसी में अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे, जो कि इस प्रकार से आप उससे जोड़ के पजल कंप्लीट कर लिया करते थे, और ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स इनसे ऐसे जुड़ जाते थे। तो ये जो पजल होता था, अगर आपको डब्बा याद है तो उसमें क्या लिखा होता था? जिगसॉ पजल। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनका अगर आप मैप देखोगे अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, ये इसी प्रकार का जिगसॉ फिट को फॉलो करता है, और परफेक्टली, नॉट एग्जैक्टली परफेक्टली, लेकिन कुछ हद तक एक दूसरे से मैच कर जाता है और एक दूसरे पे बैठ जाता है, मानो जैसे पास्ट में कभी ये सिंगल लैंडमास का ही हिस्सा। इसके सिवा उन्होंने दोस्तों बायोलॉजिकल एविडेंसेस रखा। ये एविडेंस में बहुत ज्यादा जान नहीं है, पर उन्होंने रख दिया तो आपको मैं शेयर कर देता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो लिमिंग्स, ये जो जानवर हैं, शायद आप लोगों ने कार्टून देखा हो, बेयर एंड दी लिमिंग्स करके कार्टून भी आता है, तो उस कार्टून में ये जानवर अक्सर उसका जिक्र होता है। तो लिमिंग्स अगर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार के स्मॉल साइज एनिमल्स हैं, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस वाले हिस्से में आप अगर देखें तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पर पाया जाता है काफी ज्यादा। पोलर रीजन्स में आप देखोगे यहाँ पर पाया जाता है, पोलर, सब पोलर रीजन्स में, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस हिस्से में लिमिंग्स पाए जाते हैं। तो इसी में उन्होंने कहा कि ये जो लिमिंग्स हैं, जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये वेस्टवर्ड भागने लगते हैं लैंड की तलाश में, मानो जैसे इनके दिमाग में इनग्रेन्ड हो कि जब भी पॉपुलेशन बढ़े तो वेस्टवर्ड भागो, एंड लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब उनको ओशन वहां पर देखने मिलता है। तो इससे भी अनुमान लगाया कि जरूर पास्ट में कभी वेस्ट में स्कैंडिनेविया के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के आप अगर देखें तो पास्ट में कभी यहाँ पर जरूर आप अगर देखें तो इस प्रकार से लैंड हुआ करता होगा। इसके सिवा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस उन्होंने रखा, दैट इज कॉल्ड एज पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो उन्होंने कई जानवर एंड प्लांट्स के फॉसिल का इस्तेमाल किया जिसके द्वारा ये एविडेंसेस रखे गए। तो इसमें से आप अगर देखें तो मीसोसॉरस एक बड़ा इंपॉर्टेंट जानवर है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज मीसोसॉर। तो मीसोसॉर दोस्तों रेप्टाइल है, और ये फ्रेश वाटर में रहने वाला रेप्टाइल है, ये उड़ नहीं सकता।
तो उन्होंने कहा कि जो मीसोसॉर का फॉसिल है ये साउथ अमेरिका में भी मिलता है, ये अफ्रीका में भी मिलता है, और ये दोनों तो आज के टाइम में आप देखो अटलांटिक ओशन के अलग अलग छोर पे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो जानवर जो उड़ नहीं सकता, जो सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकता है, वो ओशन से समुद्र पार करके, ओशन पार करके कैसे साउथ अमेरिका से अफ्रीका गया होगा? तो ये तभी हो सकता है कि पास्ट में कभी ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहे होंगे। वैसे ही उन्होंने कहा कि साइनोगैथस भी एक ऐसे ही लैंड रेप्टाइल है, ये भी कैसे साउथ अमेरिका से अफ्रीका तक आपको देखने मिल सकता है, ये उड़ के तो जा नहीं सकता है ना, 3 मीटर लंबा रेप्टाइल है, तो ये ओशन भी इतना लंबा कैसे पार किया होगा? ओशन तो पार नहीं कर सकता, लैंड रेप्टाइल है, तो ये कैसे पार किया होगा? तो ये तभी हो सकता है कि कल को साउथ अमेरिका अफ्रीका एक दूसरे से लगा हुआ हो। वैसे ही उन्होंने कहा ग्लोसोप्टेरिस एक फर्न है, और इसका फॉसिल तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी आज के टाइम में आप मैप देखें दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से देखिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम प्लांट है, उसका फॉसिल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है? ये तभी हो सकता है कि पास्ट में कभी ये सब के सब मिल के एक साथ रहे हों, जब इतने इलाके में सिमिलर क्लाइमेट हो और सेम प्लांट का फॉसिल डिस्पर्स, सेम प्लांट का सीड डिस्पर्स हुआ हो और इतने इलाके में फैला हो, तो इसलिए इतने इलाके में फॉसिल्स आपको देखने मिलते हैं। वैसे ही उन्होंने दोस्तों और भी फॉसिल्स के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि ट्राइसेक टाइम्स का वैसे ही लैंड रिप्टाइल है लिस्टोसॉरस, जो अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में देखने मिलता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इन सब से दोस्तों यही उन्होंने कंक्लूड किया कि पास्ट में तो भाई जरूर एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट किया करता होगा। तो दोस्तों इसमें आप साइनोगैथस के बारे में जानिए, साइनोगैथस के बारे में जानिए, मीसोसॉरस के बारे में जानिए, ग्लोसोप्टेरिस के बारे में जानिए। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, स्पेशली ग्लोसोप्टेरिस फर्न, आप इसको याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों अब हम जब एविडेंसेस भी समझ गए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी समझ गए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आखिरकार गलत क्या था? क्यों ये थ्योरी सही नहीं है? आप मुझे क्या कमेंट में बता सकते हैं? नहीं तो दोस्तों अगली क्लास में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कमियां थी जिस वजह से अल्फ्रेड वेगनर हंसी का पात्र बन गए। तो आइए अगले क्लास में उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, लाइव मेंटरशिप है, एंड हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जैसा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून को पहला टेस्ट भी आपको देखने मिला होगा। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों 26 जून सुबह 11 बजे, जबरदस्त प्राइस है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आइकनिक प्रिपरेशन विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आइकनिक बोनांजा रन हो रही है जून 20 से 25 तक, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो दोस्तों CSE एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट वर्थ 7500 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जिसकी 1 साल की कीमत 61,075 रुपीज है। एंड अगर आप प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 78,204 रुपीज में। सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है। 1 साल की आइकनिक की कीमत 70,394 रुपए है। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 27,215 रुपए है। ऑन यूजिंग द कोड KC10, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10। बाकी स्पेशल क्लास है मेरे डेली 4 PM to 6 PM, जिसमें हम लर्निंग थ्रू मैथ्स कर रहे हैं, तो आप डेली 4 PM to 6 PM जरूर मुझे मिले। ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल है। बाकी प्लस कोर्स एनवायरमेंट ज्योग्राफी की भी रन हो चुकी है मेरे द्वारा, ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ UPSC CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। जून 22 2022 को हम इसको रन कर रहे हैं, तो इन सभी का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर।